नमस्कार दोस्त, आप सभी लोगों का सक्सेस 95 में स्वागत है। हम लोग अरब आक्रमण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद तुर्कों के आक्रमण में महमूद गजनवी के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी हो गई थी। अब है महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण, जबकि भारत की स्थिति पढ़ चुके हैं। तो महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण में सर हेनरी इलियट का कथन है कि 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच में महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। तो इसके एक एक जितने भी आक्रमण हुए हैं सबको बारी बारी से शॉर्ट में अध्ययन कर लें। जैसे पहला आक्रमण हुआ था 1000 ईस्वी में, और इस समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में, जबकि हिंदू शाही क्षेत्र में आया नहीं। और इन क्षेत्रों के बारे में पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं हम लोग। तो हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में अध्ययन करता है। दूसरा, जब आक्रमण होता है, अच्छा, एक एक आक्रमण करने के बाद महमूद गजनवी वापस अपने राज्य चला जाया करता था। दूसरी बार वह कब आया? 1001 ईस्वी में। अब पहली बार हिंदू शाही राज्य की सीमा पर आक्रमण किया, दूसरी बार हिंदू शाही राज्य में प्रवेश कर दिया और पेशावर के निकट, जिस हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या है, वह हिंद या उद्भांडपुर, तो इस हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण करने के लिए वह पेशावर के निकट आक्रमण किया था और यहाँ का शासक था जयपाल। जयपाल की पराजय होती है और एक दो बार तीन बार दो बार पराजय होती है, इसलिए यह अपने को अपमानित समझता है और आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या कर लेता तो इसका पुत्र शासक बनता है। क्या नाम है उसका? आनंदपाल। दूसरी बार के आक्रमण, तीसरी बार आक्रमण महमूद गजनवी करता है 1004 ईस्वी में बजरा, जो कि वर्तमान में उच्च क्षेत्र में पड़ता है। तो ये तो 3 आक्रमण यहाँ पर हुए। अगला आक्रमण देखा जाए, चौथा आक्रमण 1005 ईस्वी में है। महमूद गजनवी चौथे आक्रमण पर मुल्तान पर आक्रमण करता है और मुल्तान का शासक कौन था? फतह दाऊद। यह भी पढ़ चुके हैं कि एक मुल्तान और एक सिंध ऐसा क्षेत्र था जहां मुस्लिम राज्य था। तो फतह दाऊद पर आक्रमण करता है, इसको पराजित कर देता है और वापस जाते समय मुल्तान का एक नया शासक नियुक्त करता है सुखपाल को। सुखपाल को यह पहले इस्लाम धर्म ग्रहण करवाता है, नाम इसका देता है नौशाद शाह, और यह शासक बन जाता है। कुछ समय बाद नौशाद शाह जब महमूद गजनवी वापस चला जाता है तो यह इस्लाम धर्म छोड़ देता है, जिससे महमूद गजनवी इसी को वापस मारने के लिए आता है और फिर से मुल्तान पर आक्रमण करता है। मुल्तान को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, एकदम तबाह कर देता है और फिर वापस वह अपने क्षेत्र में चला जाता है। छठवां आक्रमण 1008 ईस्वी में करता है। अब वह कहाँ किया कि आनंदपाल के क्षेत्र में। आनंदपाल के क्षेत्र में जब आक्रमण करता है तो आनंदपाल स्वयं और संघ बना करके आक्रमण करता है ताकि वह महमूद गजनवी को हरा सके। अब यह जो संघ ले करके आनंदपाल की राजधानी नंदनपुर थी और महमूद गजनवी आनंदपाल और उसके संघ दोनों लोगों को बुरी तरह से पराजित करता है और उस हिंदू शाही राज्य पर लूटपाट मचा देता है। उसके बाद वापस फिर चला जाता है और हर बार यह जितना भी धन लूटता था उसको लेकर के चला जाता था। सातवां आक्रमण 1009 ईस्वी में करता है, नागरकोट पर करता है। यहाँ से भी वह अपार धन लूट करके ले जाता है नागरकोट से। आठवां आक्रमण 1010 ईस्वी में करता है ये, और वह वापस मुल्तान पर ही करता है। अच्छा, जहाँ इसका विरोध होता था वापस वह फिर वहाँ जा कर के आक्रमण करता था। फिर 9वां आक्रमण ये थानेश्वर पर
करता है। थानेश्वर पर जब आक्रमण करता तो यहाँ एक मंदिर थी, चक्रस्वामी मंदिर, और इसे पता था कि इस मंदिर में भी काफ़ी धन है, तो इसको लूटता है। कब? 1011 ईस्वी में। उसके बाद वापस चला गया। फिर वहाँ से आता है 10वां आक्रमण आनंदपाल के यहाँ करता है। आनंदपाल के बाद त्रिलोचन राजा बनता है और इसका पुत्र भीमपाल था। और 1012 ईस्वी में महमूद गजनवी आनंदपाल के पास आक्रमण करता है, इन लोगों को बुरी तरह से पराजित करता है और लूटपाट करके फिर वापस चला जाता है। 11वां आक्रमण कश्मीर पर करता है, लेकिन कश्मीर पर नहीं पहुंच सका, क्यों? उसका जो मौसम था उसको वह सहन नहीं कर सका और समस्याएं थी, जिससे कि वह वापस लौटा। ये घटना होती है 1015 ईस्वी में। जब कश्मीर पर नहीं पहुंच पाया तो ये वापस चला जाता है। 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी में कन्नौज पर होता है। कन्नौज का शासक गुर्जर प्रतिहार वंश का राज्यपाल था। यहाँ लूटपाट करने के बाद वह आगे बढ़ता है बरन में। बरन बुलंदशहर है, यहाँ का राजा कुलचंद था। यहाँ पे भी लूटपाट करता है। उसके बाद मंदिरों की नगरी मथुरा पर भी लूटपाट करता है और पूरी तरह से मथुरा की मंदिरों को नष्ट कर देता है, क्यों? उसे यहाँ पर भी पता चला कि मंदिरों में अपार संपत्ति है और एक एक मंदिर को तोड़ तोड़ कर जितने भी हीरे मोती जवाहरात उसको मिले सब लूट करके लेके चला गया। फिर मथुरा के बाद आगे बढ़ता है, वृंदावन पर आक्रमण करता है, वृंदावन को भी लूटता है। फिर वापस कन्नौज जाकर राज्यपाल को पराजित करने के लिए पहुंचता है, राज्यपाल वहां से भाग लेता है। फिर मझावन कानपुर के निकट वह आक्रमण करता है, जिसे कि ब्राह्मणों का किला भी कहा जाता है। ये सबको लूटने के बाद वापस चला जाता है। कुछ समय के बाद 14वां आक्रमण इसका होता है। चंदेल राजा जिसके शासक थे विद्याधर के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने राज्यपाल को एक संघ बनाया था पराजित करने के लिए, क्योंकि यह मथुरा को छोड़ करके भाग गया था, जिसकी वजह से वृंदावन मथुरा की मंदिरें लूटी गई थी महमूद गजनवी के द्वारा। विद्याधर अपना एक संघ बना करके आक्रमण करने के लिए पहुंचता तो है। आक्रमण के समय ऐसा लगा कि विद्याधर अब जीत जाएगा, लेकिन शाम होते होते विद्याधर का धैर्य टूट जाता है और रात में विद्याधर भाग लेता है। सुबह महमूद गजनवी को आश्चर्य होता है कि वह तो हारने वाला था, लेकिन विद्याधर भाग लिया है। अब वह फिर से चंदेल शासकों पर पूरी तरह से लूटपाट मचा देता है। उसके बाद वह वापस चला गया। फिर 1021 में 15वां आक्रमण कहाँ करता है? पंजाब पर 15वां आक्रमण करता है। यहाँ इस पंजाब को भारत का क्या कहा जाता है? भारत का सिंह द्वार भी कहते हैं। भारत का सिंह द्वार भी कहा जाता है। अच्छा, सिक्कों पर घुड़सवार और नंदी, यह महमूद गजनवी जो सिक्का छपवा रहा था वह भारतीय शैली में ही, जैसे सब कुछ टकसाल में चल रहा था उसमें कुछ नहीं बदलाव किया, केवल वहाँ पर घुड़सवार और नंदी का चित्र छपवाता है। संस्कृत में जो वाक्य लिखवाया, आप व्यक्त में कम अवतार महमूद, यह लिखवाता है। एक तरफ अयम टंकम महमूद पूरे घटित, यह लिखवाता है। महमूद का जो सिक्का था उसे दिल्ली वाला भी कहा गया, महमूद के सिक्के को, क्योंकि यहीं के टकसाल के हिसाब से सिक्का बन रहा था। पंजाब का वह अपना गवर्नर बनाता है, किसको? आर्या रुक को। पंजाब का गवर्नर आर्या रुक को बना करके, और ये वापस चला जाता है। अब अगला आक्रमण जो कि 16वां आक्रमण था, सोमनाथ पर आक्रमण करता है। 1025 ईस्वी में करता है, जबकि लूटपाट 1026 ईस्वी में शुरू कर देता है सोमनाथ पर। सोमनाथ शिव मंदिर है और शिव मंदिर में जो शिव की मूर्ति थी वह बीचों बीच कहीं स्पर्श नहीं थी, फिर भी वह लटक रही थी। इससे आश्चर्य होता है, लेकिन वह किससे जो कि ऐसा हो रहा था? एक चकमक नाम का पत्थर था ऊपर छत पे लगा हुआ था, उसी से शंकर जी की मूर्ति लटकी हुई थी।
जब वह सोमनाथ पर आक्रमण करता था तो उससे पहले भी साधु सन्यासी जो सोमनाथ के थे उन्होंने कहा कि महमूद गजनवी इसलिए बाकी मंदिरों को तोड़ा और बाकी स्थानों पर लूटपाट इसलिए किया क्योंकि भोलेनाथ जी शिव जी नाराज थे और यह शिव जी को नहीं लूट सकता है। सुबह के समय और शाम के समय लगभग 350 स्त्री और पुरुष 350 स्त्री और पुरुष नाच गाना किया करते थे, आरती किया करते थे और लगभग 10,000 गांव का सहयोग उस मंदिर को मिला हुआ था। सोमनाथ मंदिर को, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी एक तो यह सोचकर और आक्रमण करता है कि यहाँ के लोगों का जो पुजारियों की मान्यता है कि महमूद गजनवी सोमनाथ पर आक्रमण नहीं करेगा, इसलिए भी वह और आक्रमण करता है और सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से तोड़कर नष्ट कर देता है और उसे बहुत सारा धन मिलता है और लेके चला जाता। जो शासक था सोमनाथ मंदिर का काठियावाड़ का, जिसकी राजधानी अनिलवाड़ थी, यहाँ का जो शासक भीमदेव है यह भाग लिया था, महमूद के आक्रमण के समय भाग लिया और महमूद गजनवी पूरी तरह से लूटपाट करता है, फिर वापस चला गया। अगली बार जो कि अंतिम इसका आक्रमण होता है 1027 ईस्वी में, और जब वापस महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटकर जा रहा था तो रास्ते में जाटों ने परेशान किया था और अंतिम बार महमूद गजनवी इन्हीं जाटों और खोखरों को हराने के लिए महमूद गजनवी अंतिम बार 17वां आक्रमण 1027 में करता है और फिर वापस चला जाता है। 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी का पूरा खेल खत्म हो गया। महमूद गजनवी सुन्नी वंश का था, लेकिन यह शिया को भी पूरी तरह से मान सम्मान किया करता था। महमूद गजनवी विद्वान भी था। यह भूगोल का, ज्योतिष का, गणित का, इतिहास का, इन सब का यह अच्छी तरह से ज्ञाता भी था महमूद गजनवी, इसलिए यह विद्वान लोगों को संरक्षण देता था। जैसे इसके इतिहासकार में शाही इतिहासकार कौन हैं? उतबी हैं। उतबी की किताब है किताबुल हिंद यामनी और एक किताब है तारीख ए यामनी। तारीख ए यामनी किताब में महमूद की जीवनी और उसके कार्यों का वर्णन है। अगला इतिहासकार फिरदौसी, जिसे पूर्व का होमर कहा जाता है, और इसकी पुस्तक शाहनामा है। शाहनामा जब ये लिख रहा था तो महमूद गजनवी ने बताया कि जितने भी छंद होंगे हर छंद के एक सोने का सिक्का मिलेगा, लेकिन जब यह शाहनामा पूरा हो गया तो महमूद गजनवी सोने का सिक्का देने से मना कर दिया और उसे चांदी के सिक्के से खुश करना चाहा, लेकिन फिरदौसी लेने से मना कर दिया और वापस दरबार छोड़ के चला जाता है। जब महमूद उसे वापस उसके सोने के सिक्के को भिजवाता है उस समय उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। शाहनामा बताया जाता है कि शाहनामा में ही फारसी भाषा का नवीन नींव रखने वाला फिरदौसी ही था, जिसका श्री गणेश वह किस पुस्तक में किया? शाहनामा में ही किया था। मतलब फिरदौसी ने फारसी भाषा की ही नींव रखी है। और इस शाहनामा का जो हिंदी अनुवाद है उसे रजनीकांत शर्मा ने किया है। दूसरे इतिहासकार अलबरूनी हैं। अलबरूनी की किताब है किताबुल हिंद, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है। इस किताबुल हिंद को अंग्रेजी में एडवर्ड सचाऊ ने किया है। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था, ऐसा है। बैहाकी, अगला इतिहासकार कौन है? बैहाकी है, जिसे उपाधि मिली थी पूर्वी पेप्स की। इसे कौन दिया था? पूर्वी पेप्स की उपाधि कौन दिया है? तो लेनपुल ने दिया हुआ है। यहाँ श्री गलत है। बैहाकी ने किताब लिखी और वह है तारीखे बैहाकी। तारीखे बैहाकी 10 खंडों में है, जिसमें से 3 खंड यहाँ पर है तारीखे सुबुक्तगीन, ताजुल फुतू, तारीखे मसूदी। इस तरह से महमूद गजनवी के विद्वान काफ़ी अच्छे थे। महमूद गजनवी
गजनी में कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। ऐसा कहा जाता है, जिसे पूर्व का आश्चर्य भी कहा जाता है उन्हीं मस्जिदों को। नवार नदी पर बाढ़ ए सुल्तान बांध जो बनवाया है, और महमूद के मृत्यु के बाद 15 उसके उत्तराधिकारी हुए, लेकिन सब के सब कमज़ोर थे, जिससे उसके साम्राज्य का पतन होता चला गया। महमूद किसी हिंदू राजा से परास्त नहीं हुआ था, ये इसकी खास बात थी। महमूद के जो पुत्र थे उसमें एक मसूद है, जो कि शासन करता है 1030 से 1040 तक। इसका पुत्र मौदूद है या मादूद के नाम से। यह काफ़ी कमज़ोर शासक था, जिसे सल्जूक तुर्क इसी के समय में आक्रमण करता है। और इसका एक पुत्र मोहम्मद था, जो कि अंधा था। कुछ समय के लिए इस मोहम्मद को, मसूद के भाई मोहम्मद को, जो सरदार थे, उन्होंने मसूद से राज्य को छीनकर इस मोहम्मद को राजा बनाया था, जो कि अंधा था। जब उसका शासनकाल कमज़ोर हो गया महमूद गजनवी का, इसी समय मध्य एशिया में दो नवीन शक्तियाँ उभर रही थी। दो नवीन शक्तियाँ कौन सी? एक ख्वारिज्म वंश और एक गौर वंश। ख्वारिज्म वंश तो पश्चिम की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जो गौर वंश था वह पूर्व की ओर बढ़ने लगा। पूर्व की ओर आया गजनी में। गजनी का कमज़ोर हो ही चुका था, अब गजनी को वह छीन लिया गया, जिसका अंतिम शासक, इस गजनी का अंतिम शासक मलिक खुसरो था, जो कि पंजाब में भागा। अब मोहम्मद गोरी यह पंजाब को भी छीन लेता है, और इस मलिक खुसरो की मृत्यु होती है 1092 ईस्वी में। अगले वीडियो में हम सब मोहम्मद गोरी के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो अगले वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए, और इस वीडियो को भी देखिए। अगर पसंद आए, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए, कमेंट भी करिए, जैसा भी आपको वीडियो लग रहा है। धन्यवाद।